चलिए अब सबसे पहले बात म्यांमार की करते हैं, जहां पर म्यांमार की धरती में एक बार फिर तबाही का मंजर देखा है। शुक्रवार को आए 7.7 तीव्रता के भूकंप ने हजारों परिवार को उजाड़ दिया। घर, स्कूल, अस्पताल सब कुछ मलबे में तब्दील हो गया। रविवार को मांडले शहर के पास 5.1 तीव्रता का नया झटका महसूस किया गया, जिसने पहले से ही डरे हुए लोगों में और दहशत भर दी। सैकड़ों लोग खुले आसमान के नीचे रात बिताने को मजबूर हो गए हैं, जबकि हजारों अपने आप को खोने के गम में डूब गए हैं। शुक्रवार को आए भूकंप में अब तक 1600 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 3400 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं। कई इलाकों में मलबे के नीचे अब भी लोगों के दबे होने की आशंका है। बचाव दल रात दिन राहत कार्यों में जुटी है, लेकिन लगातार आ रहे झटकों से हालात और मुश्किल होते जा रहे हैं। लोग अपनों की सलामती की दुआ कर रहे हैं, मगर चारों ओर बर्बादी की तस्वीरें सामने आ रही हैं। भूकंप के बाद आफ्टर शॉक्स का सिलसिला लगातार जारी है। शनिवार शाम तक 6.4 तीव्रता सहित कई झटके महसूस किए गए हैं। इसी के साथ वैज्ञानिकों के मुताबिक ये क्षेत्र सागाइंग फॉल्ट पर स्थित है, जो इंडिया प्लेट और सुडा प्लेट को अलग करता है। वही वजह है कि भूकंप की घटनाएं बार बार होती रहती हैं। भूकंप के झटकों से डरकर लोग अपने घरों से बाहर खुले में रात बिताने को मजबूर हो रहे हैं। जब पूरा म्यांमार दर्द से कराह रहा था, तब भारत ने अपने पड़ोसी देश की मदद के लिए हाथ बढ़ाया है। भारतीय नौसेना के 2 जहाज INS सतपुड़ा और INS सावित्री से 40 टन मानवीय सहायता लेकर म्यांमार के लिए रवाना हो चुके हैं। इस अभियान को ऑपरेशन ब्रह्मा नाम दिया गया है। विदेश मंत्री S जयशंकर ने ट्वीट कर कहा है कि हम अपने पड़ोसी देश म्यांमार के इस मुश्किल घड़ी में हर संभव सहायता करेंगे। भारतीय नौसेना राहत सामग्री के साथ रवाना हो चुकी है। भेजी गई सामग्री में खाने पीने का सामान, दवाइयां, तंबू और अन्य आवश्यक राहत सामग्री शामिल है। इसी के साथ ये मानवीय प्रयास ये दिखाता है कि संकट के समय भारत हमेशा आगे रहता है। भूवैज्ञानिक जेस फिनिक्स के अनुसार इस भूकंप से उतनी ऊर्जा निकलती है जितनी 334 परमाणु बमों के विस्फोट में होती है। उन्होंने चेतावनी दी है कि आने वाले दिनों और हफ्तों तक आफ्टर शॉक्स जारी रह सकते हैं, जिससे लोगों को सतर्क और सावधान रहने की बेहद जरूरत है। म्यांमार में आए इस भीषण भूकंप का असर पड़ोसी देश यानी कि थाईलैंड में भी महसूस किया गया। बैंकॉक में एक निर्माणाधीन 30 मंजिला इमारत देखते ही देखते मलबे में तब्दील हो गई, जिसमें 17 लोगों की मौत हो गई। थाईलैंड के अन्य इलाकों में भी कई इमारतें क्षतिग्रस्त हुई हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि म्यांमार में भूकंप का खतरा अभी टला नहीं है। लगातार आ रहे झटकों से लोग घबराए हुए हैं और प्रशासन से मदद की गुहार लगातार लगा रहे हैं। इस त्रासदी में अपनों को खोने वाले परिवारों के आंसू थम नहीं रहे हैं। चारों ओर चीख पुकार और तबाही का मंजर देखा जा रहा है। बचाव कर्मी अपनी पूरी कोशिश झोंक रहे हैं, लेकिन इस दर्द को कम करने में समय लगेगा। इस मुश्किल घड़ी में म्यांमार के लोगों को उम्मीद की किरण चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय राहत पहुंचाने के लिए आगे आ रहा है, लेकिन ये त्रासदी लंबे समय तक प्रभावित लोगों की जिंदगी को प्रभावित करती रहेगी। मलबे के ढेर से जीवन तलाश रहे लोग अब सिर्फ एक चमत्कार की आस में बैठे हैं। और देखिए, आपको बता दें भूकंप आता क्यों है, ये वजह बता रहे हैं। जब टेक्टोनिक प्लेट्स में हलचल होती है तो भूकंप के झटके लगते हैं। इसके साथ और भी कई कारण हैं। जब धरती 12 टेक्टोनिक प्लेट्स पर टिकी हुई है और ऐसे में जो लगातार स्लो स्पीड से हिलती रहती है, लेकिन प्लेट के आपस में टकराने से एनर्जी निकलती है और एनर्जी से भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं। प्लेट हर साल लगभग 4 से 5 मिलीमीटर तक पोजीशन बदलती है। ऐसे में प्लेटें कभी कभी टकराकर आपस में फंस भी जाती हैं, जिससे एनर्जी रिलीज होने से भूकंप के तेज झटके महसूस होते हैं। धरती के नीचे चट्टानों में तनाव से टूट फूट भी होती है और जिसके कारण
भूकंप का केंद्र हाइपोसेंटर कहते हैं। और चलिए आपको बता दें, हाइपोसेंटर के ठीक ऊपर का बिंदु जो है वो एपिसेंटर कहलाता है। हाइपोसेंटर से वेव्स के रूप में बाहर निकलती है एनर्जी और सतह के नीचे हाइपोसेंटर ऊपर एपिसेंटर से झटके महसूस किए जाते हैं। और चलिए इसी के साथ अब बात नेपाल की करते हैं, जहां पर नेपाल में शुक्रवार को राजशाही समर्थकों के प्रदर्शन ने हिंसक रूप ले लिया, जिसके बाद सरकार ने कड़े कदम उठाए हैं। सबसे बड़ा फैसला लिया गया है कि पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह की सुरक्षा को लेकर पहले जहां उन्हें 25 सुरक्षाकर्मी मिले हुए थे, अब इस संख्या को घटाकर 16 कर दिया गया है। इतना ही नहीं, जितने भी सुरक्षाकर्मी उनकी ड्यूटी पर तैनात थे उन सभी को हटा दिया गया है। इसके अलावा सरकार ने हिंसा में नए हुए नुकसान की भरपाई भी पूर्व राजा से कराने की बात कह रही है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये हिंसा भड़की कैसे। दरअसल काठमांडू के तिनकुने मैदान में शुक्रवार को राजशाही समर्थकों ने एक जनसभा आयोजित की थी। हजारों लोग इसमें शामिल हुए थे। शुरुआत में सब कुछ सामान्य दिख रहा था, लेकिन जैसे ही भाषणों का तेवर तीखा हुआ, भीड़ उग्र हो गई और देखते ही देखते हालात बेकाबू हो गए। सबसे पहले प्रदर्शनकारियों ने मैदान के सामने स्थित एक बिल्डिंग को निशाना बनाया। उसी बिल्डिंग में आगजनी हुई और इसी आग में एक टीवी पत्रकार कैमरामैन की दर्दनाक मौत हो गई। हिंसा फैलने के बाद सुरक्षा बलों को लाठीचार्ज और आंसू गैस का इस्तेमाल करना पड़ा। कई इलाकों में इंटरनेट बंद कर दिया गया ताकि अफवाहें न फैले। स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्होंने इससे पहले कभी इतना आक्रोश नहीं देखा। अब सरकार साफ कर चुकी है कि हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पुलिस लगातार आरोपियों की पहचान करने में जुटी है और कई लोगों को हिरासत में भी लिया जा चुका है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या नेपाल में राजशाही की मांग को लेकर इस तरह के विरोध प्रदर्शन आगे भी जारी रहेंगे? क्या सरकार इसे सख्ती से रोक पाएगी? इसका जवाब आने वाले समय में ही मिलेगा। लेकिन फिलहाल नेपाल में हालात काफी तनावपूर्ण बने हुए हैं। गाजा में जारी युद्ध को रोकने की उम्मीदें एक बार फिर बढ़ गई हैं। हमास ने शनिवार को घोषणा की कि उसने मिस्र और कतर से मिले संघर्ष विराम प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। हमास के वरिष्ठ नेता खलील अल हया ने कहा कि उन्हें यह प्रस्ताव 2 दिन पहले मिला था और इसे सकारात्मक रूप से लिया गया है। अब सारी निगाहें इजराइल की प्रतिक्रिया पर टिकी हुई है। सवाल ये है कि क्या इजराइल भी इस प्रस्ताव को स्वीकार करेगा और क्या गाजा में शांति बहाल हो पाएगी? तो बता दें कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस प्रस्ताव में कई महत्वपूर्ण शर्तें रखी गई हैं। सबसे अहम ये है कि हमास हर हफ्ते इजराइल के 5 बंधकों को रिहा करेगा। इससे पहले संघर्ष विराम का पहला चरण 19 जनवरी को लागू हुआ था, जिसमें 15 महीने से जारी युद्ध को रोकने, कुछ इजरायली बंधकों की रिहाई और बदले में फिलिस्तीनी कैदियों को छोड़े जाने की शर्तें रखी गई थी। हालांकि इससे संघर्ष विराम के टूटने के बाद दोनों पक्षों के बीच लड़ाई फिर से तेज हो गई। इजरायल लगातार हमास के ठिकानों पर हमले कर रहा है, जबकि हमास भी जवाबी कार्रवाई करता नजर आया। हमारे पास गाजा से आई तस्वीरें भी हैं, जो कि आपको दिखाती हैं कि हालात कितने भयावह हैं। शहर के कई हिस्से पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं। हजारों लोग विस्थापित हो चुके हैं और बुनियादी सुविधाओं की भारी कमी देखी जा रही है। स्थानीय लोग उम्मीद कर रहे हैं कि ये संघर्ष विराम अमल में आए ताकि हालात कुछ हद तक सामान्य हो सके। अब सवाल ये है कि इजराइल इस प्रस्ताव पर क्या रुख अपनाएगा। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार पहले भी हमास के साथ समझौतों को लेकर सख्त रही है। इजराइल का कहना है कि जब तक हमास के पास हथियार है और वो इजराइल पर हमले जारी रखता है, तब तक कोई स्थायी युद्ध विराम संभव नहीं है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस संघर्ष को रोकने के लिए लगातार दबाव बनाया जा रहा है। अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र और कई यूरोपीय देश इस प्रस्ताव को एक सकारात्मक कदम के रूप में देख रहे हैं और उम्मीद जता रहे हैं कि इजराइल भी इसे स्वीकार करेगा। अब सबकी निगाहें इजराइल के फैसले पर टिकी हुई है। क्या यह संघर्ष विराम लागू होगा? क्या गाजा में शांति बहाल हो पाएगी या फिर युद्ध जारी रहेगा? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। और
बात रूस की करते हैं, जहां पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के काफिले की लग्जरी लिमोजिन कार में जबरदस्त धमाका हो गया। धमाका इतना तेज था कि कार में आग लग गई और उसका एक हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। यह धमाका मॉस्को में रूस की खुफिया एजेंसी एफएसबी मुख्यालय के बाहर हुआ है। हालांकि राहत की बात यह है कि इस धमाके में कोई हताहत नहीं हुआ है, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यह हमला एक साजिश थी या फिर ये कोई तकनीकी खराबी थी। इस धमाके के तुरंत बाद सुरक्षा एजेंसियां हरकत में आ गई और पूरे इलाके को घेर लिया गया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक धमाके के बाद कार के इंजन से आग निकलने लगी और देखते ही देखते पूरी गाड़ी आग की लपटों में घिर गई। दमकल की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाई, लेकिन कार को काफी नुकसान हो चुका था। अब सवाल ये उठता है कि क्या यह धमाका एक साजिश थी? सुरक्षा एजेंसियां कई एंगल से इसकी जांच पड़ताल कर रही है। पहला सवाल यह है कि क्या यह हमला पुतिन को निशाना बनाने की कोशिश थी? अगर हां, तो इसके पीछे कौन हो सकता है? दूसरा बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या यह धमाका यूक्रेन युद्ध से जुड़ा हुआ है? रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध के बीच मॉस्को में इस तरह की घटना चिंता बढ़ा सकती है। तीसरा सवाल ये उठता है कि क्या कार में कोई तकनीकी खराबी थी? अगर वो धमाका खुद ब खुद हुआ तो ये सुरक्षा में एक बड़ी चूक मानी जाएगी। रूस की सुरक्षा एजेंसियां इस धमाके की फॉरेंसिक जांच कर रही है। कार का मलबा इकट्ठा किया जा रहा है ताकि ये पता लगाया जा सके कि धमाका किसी बॉम्ब के कारण हुआ या फिर ये किसी तकनीकी कारण से हुआ है। इस घटना ने पुतिन की सुरक्षा को लेकर भी बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। मॉस्को में एफएसबी मुख्यालय जैसी हाई सिक्योरिटी जगह पर इस तरह का धमाका होना सुरक्षा एजेंसियों के लिए चिंता का विषय बन गया है। इससे पहले भी पुतिन पर हमले की कोशिशें हो चुकी हैं, लेकिन इस बार धमाका उनके काफिले की कार में हुआ, जिससे खतरा और बढ़ गया है। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या यह हमला एक सोची समझी साजिश है? क्या रूस अब इस घटना के बाद अपनी सुरक्षा और सख्त करेगा? और अगर यह हमला था तो इसके पीछे कौन हो सकता है? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले दिनों में ही मिलेंगे और उम्मीद है कि जल्द ही रूस की खुफिया एजेंसियां आरोपियों को पकड़ लेगी।